शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे साइमन कमीशन और लोथियन मताधिकार समिति की 1932 में जो निर्देश पदों का कुछ अंश लेकर हम उपस्थित हुए हैं। खासकर वो अंश साइमन कमीशन की रिपोर्ट का और लोथियन कमेटी का, जिसके अंतर्गत उन्होंने दलितों के लिए कुछ चीज़ों का समर्थन व्यक्त किया है, दलितों के बारे में खास बात कही है, अस्पृश्यों के बारे में खास बात कही है। वो खास बात क्या है जो साइमन कमीशन और लोथियन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है, उसका खास अंश जो दलितों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। हर अम्बेडकरवादी को जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर साइमन कमीशन और लोथियन मताधिकार कमेटी ने दलितों के लिए क्या प्रस्ताव दिया है अपनी रिपोर्ट में। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर आज हम बात करेंगे 340 से 341 तक। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को शुरू करने से पहले एक विशेष निवेदन आपसे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जिस पर हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन सुबह समय से नोटिफिकेशन आपको अम्बेडकर संदेश की मिल जाएगी। साइमन कमीशन रिपोर्ट भाग 2 से जो महत्वपूर्ण अंश है वो ये लिखा गया कि अन्य किसी भी प्रांत में उन दलित जातियों के लोगों की संख्या का आकलन करना संभव नहीं प्रतीत होता जो मतदान के सुयोग्य पात्र हों। ये स्पष्ट है कि मताधिकार का विस्तार दलित जातियों तक करके उनके मतदाताओं की संख्या तो बढ़ जाएगी, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनके द्वारा उनके अपने प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे। जब तक कि इसके लिए कोई व्यवस्था न कर दी जाए, आगे चलकर दलित वर्ग की उन्नति इस बात पर निर्भर करेगी कि अपनी संख्या के आधार पर अन्य वर्गों के लिए वे कहां तक महत्वपूर्ण बन सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट लिखा यहाँ पर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, वो यहाँ पर लिखा है कि आप देखेंगे कि हमने दलित वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों की सिफारिश नहीं की है। आरक्षित प्रतिनिधित्व के प्रस्तावित मापदंड से दलित वर्ग के सदस्यों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। व्यापक निर्धनता और अशिक्षा के शिकार इन लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि उनमें से सुयोग्य सदस्य तुरंत मिल सके। बजाय इसके कि उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनकी बड़ी संख्या में बेप्रभावहीन व्यक्ति ऊंची जातियों के हिंदुओं के चापलूस होंगे। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बीच सीटों के पुनर्वितरण का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह स्थायी नहीं हो सकता, और पुनरीक्षण का जो प्रावधान है वो अवश्य होना चाहिए। परंतु हम सोचते हैं कि इस समय हमारा प्रस्ताव पर्याप्त है। खासतौर से विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण से ये आशय नहीं है कि वे अनारक्षित सीटों पर लिए ही ना जाए, यानी कि अनारक्षित जो जनरल सीटें हैं उस पर भी लिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ एक विशेष उचित प्रतिनिधित्व दलितों के लिए सुनिश्चित किया जाए। ये बात यहाँ पर साइमन कमीशन कह रहा है। इसके बाद साइमन कमीशन ने जो प्रस्ताव यहाँ रखा और संवैधानिक सुधारों के संबंध में भारत सरकार के पत्र का अंश अब हम आपके समक्ष रखेंगे। भारत सरकार ने अपना विचार क्या दिया इस संबंध में, वो भी हम सभी को जरूर जान लेना चाहिए। भारत सरकार ने लिखा है कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कमीशन द्वारा दिए गए सुझावों की प्रांतीय सरकारों द्वारा काफी आलोचना हुई है। यानी कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए जो कमीशन यानी कि साइमन कमीशन ने जो प्रस्ताव दिया उसकी काफी आलोचना प्रांतीय सरकारों ने की है। सम्मानित साथियों, जब प्रांतीय सरकारों ने ये आलोचना की तो जानना होगा कि प्रांतीय सरकार थी कौन उस समय। तब बाबा साहब एक जगह कहते हैं कि प्रांतीय सरकारों में भी उच्च वर्ग के ही लोग विराजमान हुआ करते थे, यानी कि वहाँ पर वही सोच के लोग थे
जो नहीं चाहते थे कि दलितों का उत्थान हो, उनका अस्पृश्यों का उत्थान हो, जातिवाद, शोषण, अत्याचार खत्म हो। ऐसी सोच वाले लोग प्रांतीय सरकारों में थे और यही कारण है कि वहां पर इसकी आलोचना हुई थी। तो आगे लिखा है भारत सरकार ने कि प्रत्येक प्रांत के लिए दलित जाति की परिभाषा करने की कठिनाई संभवतः इस वर्ग की नामजदगी की अपेक्षा विशेष प्रतिनिधित्व की योजना में अंतर्निहित है, परंतु कमीशन के प्रस्तावों में इस विशिष्ट संशय के काम को प्रांतीय गवर्नर पर छोड़ दिया गया है। यानी कि साइमन कमीशन ने सारा पावर किसको दे दिया? प्रांतीय गवर्नर को दे दिया कि वह दलित वर्ग के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणित करे और उस प्रतिनिधित्व का अनुपात निर्धारित करे। कमीशन में सुझाव है कि प्रांतों के चुनाव क्षेत्र की समस्त जनसंख्या में दलित वर्ग की जनसंख्या के अनुपात का 3/4 संरक्षण देना अनुचित रूप से अधिक हो सकता है। संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिसाब लगाया है कि इस प्रांत में कमीशन के प्रस्ताव के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल के लिए इस समुदाय के एकमात्र नामजद सदस्य के स्थान पर कम से कम 40 सदस्य आएंगे। दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की पूरी समस्या पर मताधिकार समिति को सावधानी से विचार करना है और इस स्तर पे हम केवल ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे विचार से उन वर्गों के लिए सर्वोत्तम ढंग से उचित प्रतिनिधित्व सुरक्षित किया जाना चाहिए। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है, भारत सरकार। यद्यपि उसी समुदाय में विचारों में मतभेद है, परंतु तब भी हाल ही में दलित वर्गों के संगठनों की जो सभाएं हुई हैं उन्हें पृथक निर्वाचन में ही विश्वास व्यक्त किया गया है। सामान्य साथियों, पृथक निर्वाचन की बात यहाँ पर लगातार सामने आई, गोलमेज सम्मेलन में आई, और उससे पहले जब साइमन कमीशन यहाँ भारत आया तो आपने पूर्व के अम्बेडकर संदेश में भी पढ़ा है, समझा है कि किस तरह से बाबा साहब ने साइमन कमीशन में अपने पक्ष को भी रखा था। अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ यहाँ पर जिक्र किया गया कि मताधिकार समिति को सावधानी पूर्वक विचार करना है। तो लोथियन कमेटी बनी थी जो मताधिकार को लेकर थी, और 1932 में लोथियन कमेटी ने अपना जो निर्देश दिया, जो दलितों के संबंध में, अस्पृश्यों के संबंध में, उसका बहुत महत्वपूर्ण जो अंश है वो अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लोथियन कमेटी मताधिकार समिति 1932 के निर्देश पदों का जो महत्वपूर्ण अंश है वो अब हम आपके समक्ष रखते हैं। उन्होंने अपने निर्देशों में शामिल किया है कि आपको मालूम है कि वर्तमान निर्वाचन पद्धति में प्रांतीय काउंसिल में पहुंचने वाले सदस्यों को चुनने के लिए भारतीय प्रांतों की जनसंख्या के 3% से कम लोगों को मताधिकार प्राप्त है, और ये स्पष्ट है कि इस समिति की मताधिकार व्यवस्था में अधिकांश जनता तथा समुदाय के महत्वपूर्ण वर्ग विधानमंडलों में अपने प्रतिनिधि भेजने से वंचित और बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप तथा बिना किसी का सहारा लिए स्वतंत्र रूप से रह जाते हैं। उत्तरदायी संघीय सरकार का सिद्धांत कुछ आरक्षण और सुरक्षाओं के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह तय किया गया है कि गवर्नर शासित प्रांत उत्तरदायी शासित यूनिट बना दिया जाए जो अधिकतम संभव स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। आवश्यक है कि चुनाव को इतना विस्तृत किया जाए कि जिन विधानमंडलों को यह उत्तरदायित्व निभाना है उनमें जनसाधारण द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा विचारों को प्रकट करने से वे वंचित न रह जाएं। सभा की बैठकों में विभिन्न मुद्दों पर हुई बहस से स्पष्ट है कि नए संविधान में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं तथा प्रतिनिधित्व के लिए नामजदगी की व्यवस्था को बेहतर नहीं समझा गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस विचार पर मतभेद है कि क्या दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, और आपकी कमेटी की जांच पड़ताल इस प्रश्न के निर्णय में क्या योगदान करे। मताधिकार द्वारा जिसकी आप सिफारिश करें, सामान्य मतदान से अस्पृश्य कहाँ तक मताधिकार प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी ओर इस बात पर निर्णय देना है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर देने अथवा उन प्रांतों में जहां वे अधिक संख्या में है और जनसंख्या का विशिष्ट और पृथक अंग है, आपकी कमेटी मताधिकार का विस्तार उन तक करने की समस्या पर छानबीन करें और वे तथ्य प्रस्तुत करें जिससे दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त हो सके। सामान्य साथियों, लगातार यह पृथक निर्वाचन की बात की जा रही है, पृथक निर्वाचन। और आगे चलकर आपको मालूम है जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो वहाँ पर बाबा साहब
भी इस बात की डिमांड करते हैं, चूँकि ऑलरेडी साइमन कमीशन और लोथियन कमेटी ने अपना पक्ष रख ही दिया था। तो इस आधार पर संपूर्ण समग्र रूप से यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अस्पृश्यों को अधिकार मिल गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये कहें कि जबरदस्ती दुर्भाग्य पैदा किया गया श्री गांधी जी की तरफ से, जिन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया, जेल में होते हुए आमरण अनशन कर दिया। और ये अधिकार जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का हमें मिला था, हमारे समाज को मिला था, जिससे हमारा बहुत तेज गति से उत्थान हो सकता था, जिससे वंचित कर दिया गया, उस उत्थान होने से वंचित कर दिया गया और दोहरा मताधिकार से वंचित कर दिया गया। ये हम सभी को इतिहास याद है, नहीं याद है तो जरूर याद रखना चाहिए। इसीलिए अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। बाबा साहब के हुबहू लेख, बाबा साहब के हुबहू भाषण हम आप तक पहुंचाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से लगातार अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को यानी कि ई अंबेडकर संदेश को अपने स्तर से विशेष प्रयास करके ज़रूर आप लोगों को भेजना सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ कभी कभी बातचीत में, टेलीफोनिक वार्ता में भी आप अपने साथियों से जरूर बोलें कि अंबेडकर संदेश सुनने की आदत बना लें। आज का अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो जरूर जान लीजिए कि लोथियन मताधिकार समिति ने किस वर्ष अपने निर्देशों को जारी किया था, यानी कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किस वर्ष, उस वर्ष का हमने जिक्र किया है। अगर आपने जरूर ध्यान से सुना होगा तो जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं, लोथियन मताधिकार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी, उस वर्ष का नाम आपको बताना है। यही बस महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन है और इसी के आंसर की उम्मीद के साथ आज के अंबेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।